अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हमारा आने वाला लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमारे वर्क से मुतल्लिक, हमारी पर्सनल लाइफ से भी मुतल्लिक। हम इसे अगर हम इसे अच्छी तरह समझें, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट रह सकता है, अपने आप हमारे लिए भी, हमारी फैमिली के लिए भी। तो चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी तखीर के। वेलकम टू माई चैनल इक्सानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए आज की तो प्लीज़ लाइक वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आज का अपना लेक्चर रहने वाला है रिस्क असेसमेंट। सेफ्टी ऑफिसर बुक की बुक का ये 13वां चैप्टर है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप सेफ्टी ऑफिसर अच्छे और अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो कैसे होती है और किस तरह की जाती है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे वो पहले रिस्क की डेफिनेशन बताता है कि रिस्क क्या है। रिस्क का हमने नाम तो काफ़ी सुना है कि फ़लाँ रिस्क लिया, फ़लाँ रिस्क लिया। रिस्क की जो डेफिनेशन है वो देखेंगे सबसे पहले, लेकिन उनसे पहले उसकी डेफिनेशन में आने वाली दो चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, जो कि एक है लाइकलीहुड और दूसरा है कॉन्सिक्वेंस। अब ये एक लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस क्या है। कहता है जो लाइकलीहुड है ना, ये चांस ऑफ हार्म है, जो नुकसान होने का जो चांस है ना उसको हम लाइकलीहुड बोलते हैं। और जो उसका लेवल होता है नुकसान का, कि किस शिद्दत का नुकसान होगा, ठीक है, उसे हम कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं। जो जितनी फ़ीसद चांस होंगे उतने फ़ीसद हमारा लाइकलीहुड होगा, जितने फ़ीसद उसकी शिद्दत होगी कि जो अगर हमें नुकसान होता है तो वो कितनी शिद्दत का होगा, उसे हम कॉन्सिक्वेंस के देखेंगे। तो कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हार्म। नुकसान की जो लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस है उसके कॉम्बिनेशन को हम रिस्क कहते हैं। जो हमें नुकसान होता है, नुकसान होने में दो चीज़ें आती हैं कि एक नुकसान होने के चांसेस कितने होते हैं, ठीक है, और नंबर दो पे आता है नुकसान अगर होता है तो उसकी शिद्दत कितनी होगी। ओके, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम रिस्क कहते हैं। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, जब नुकसान के चांस होते हैं और उसकी शिद्दत होती है तो वो रिस्क बन जाता है। रिस्क होता है कि इंसिडेंट होने से पहले जो हम देखते हैं, रिस्क इंसिडेंट होने के बाद को नहीं होता, उससे पहले है। नुकसान होने से बाद नहीं है, नुकसान होने से पहले क्या है कि नुकसान अगर होता है तो कितना नुकसान होगा, उसके चांस कितने हैं, उसे हम लाइकलीहुड बोलेंगे। और अगर होता है तो उसकी शिद्दत कितनी होगी, उसको हम कॉन्सिक्वेंस बोलेंगे। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम रिस्क के नाम से जानते हैं। समझ आइए यहाँ पे, ये आपको इसकी रिस्क और जो था, सॉरी, जो यहाँ पे हमारा रिस्क की डेफिनेशन क्लियर हुई, उसके अंदर आने वाली दो चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं, जो कि एक लाइकलीहुड और दूसरा कॉन्सिक्वेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइकलीहुड चांस ऑफ हार्म है और कॉन्सिक्वेंस लेवल ऑफ हार्म है। चांस के जो मौका है, चांस होने के जो नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो लाइकलीहुड है, और नुकसान की शिद्दत जो है वो कॉन्सिक्वेंस है। उसके बाद लाइकलीहुड की वो डेफिनेशन बताता है कि चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हैज़ार्डस इवेंट। चांस होना किस चीज़ के होने के, हैज़ार्डस इवेंट होने के। हैज़ार्डस इवेंट क्या था? कॉन्टैक्ट बिटवीन पर्सन एंड हैज़र्ड। शख्स और ख़तरे के दौरान जो कॉन्टैक्ट होता है उसको हम हैज़ार्डस इवेंट बोलते हैं। तो उसके जो चांसेस होते हैं वो लाइकलीहुड होता है। और रिजल्ट ऑफ दैट्स हार्म, लेवल ऑफ हार्म, जो नुकसान होता है उसका नतीजा या उसकी शिद्दत, वो कॉन्सिक्वेंस होती है। ठीक है, ये हमारा रिस्क डेफिनेशन और लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हमारी डेफिनेशन जो है वो है रिस्क असेसमेंट। इस रिस्क असेसमेंट की डेफिनेशन के अंदर इस आने वाली जो हम रिस्क असेसमेंट को देखेंगे, इसके प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो उसके भी कुछ स्टेप शामिल किए गए हैं। कहता है रिस्क असेसमेंट एक फॉर्मल प्रोसेस है। किस लिए किया जाता है? ख़तरात को जांचने के लिए या ख़तरात की शिनाख्त करने के लिए। नंबर एक हो गया, ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जो कि ख़तरात की शिनाख्त करने के लिए। असेसिंग द एसोसिएट रिस्क, जो रिस्क है उसको जांचने के लिए, उसके चांसेस को जांचने के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंस को जांचने के लिए। उसके बाद कहता है एंड देन
एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग दैट रिस्क, और बाद में उसको या तो ख़त्म कर दिया जाता है या उसको कम कर दिया जाता है उस खतरे को। रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक नंबर 1 खतरे की शिनाख्त होती है, नंबर 2 उस खतरे की जांच पड़ताल होती है कि वो ख़तरा क्या है, किस टाइप का है, कैसे है, क्या कितना होगा, अगर उसके चांस कितने हैं, अगर होता है तो उसकी शिद्दत कितनी होगी। नंबर 3 पर है उसको ख़त्म करना या उसको कम करना। ये एक प्रोसेस है, एक चेन है जिस पे रिस्क असेसमेंट बेस करती है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें थी जो हम, तो इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट की डेफिनेशन बहुत आसान है, ये एक फॉर्मल प्रोसेस है, जैसे एक प्रोसीजर होता है, ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम खतरे को शिनाख्त करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं या कम करते हैं। 3 चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो ये हमारा प्रोसेस रिस्क असेसमेंट का। तो आगे उसकी कहता है टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट की टाइप्स जो है जेनेरिक टाइप पर भी है, मैट्रिक्स टाइप पे भी हैं, 3 टाइप्स पे रहेंगे। तो जेनेरिक टाइप पर सबसे पहले हम इसकी टाइप्स देखेंगे। कहता है क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, ये सबसे पहले की जाती थी रिस्क असेसमेंट के खूबी के लिहाज से रिस्क असेसमेंट करते हैं हम इसकी। नंबर 2 पे आता है क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट। क्वांटिटेटिव नाम से जाहिर है कि ये तादाद को जाहिर करता है। तो क्वांटिटी किसी चीज़ की मकदार को जांचना, उसके मुताबिक रिस्क असेसमेंट करना, ये वाला प्रोसेस अपना देखना, ये हमारे आ जाती है जेनेरिक टाइप्स के अंदर। उसके बाद इसकी मैट्रिक्स के ऊपर जो टाइप्स हैं वो एक चार्ट होता है जो 3x3 का भी होता है, 5x5 का भी होता है, 7x7 का भी होता है, 10x10 का भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो टाइप्स इसकी यूज़ की जाती है ज़्यादातर वो 5x5 की है। 5x5 का मतलब जो चार्ट बना है वो उसके लाइक्लीहुड भी 1 to 5 होगी रेटिंग, और उसके कॉन्सिक्वेंस की भी रेटिंग 1 to 5 होगी। तो उन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करने से जो रिस्क आएगा उसकी मुताबिक हम उस पर अपने कंट्रोल मेजर्स लगाएंगे। तो उसके बाद उसकी टाइप्स हैं बेसिक ऑफ स्नैरियो के ऊपर जो बेस करती हैं। उसमें सबसे पहले माइनर रिस्क असेसमेंट या दूसरी मेजर रिस्क असेसमेंट है। माइनर रिस्क असेसमेंट जो सिर्फ एक बंदा करता है, जो इनफरादी बेस होती है, सिर्फ एक बंदा उसको करता है, उसे कहते हैं माइनर रिस्क असेसमेंट। और जो टीम की शक्ल में होती है, जो पूरी वर्क प्लेस की हो गई या फिर किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री की जो रिस्क असेसमेंट होगी वो मेजर रिस्क असेसमेंट होगी टीम बेस के अंदर। अगर खाली एक रूम की करनी हो या एक जगह की मखसूस जगह की करनी हो तो सिर्फ वो इंडिविजुअल बेस पे भी की जा सकती है, उसे माइनर रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। और जो टीम बेस के ऊपर की जाती है उसे हम मेजर रिस्क असेसमेंट कहते हैं। टीम बेस के ऊपर अंदर बताता है कि 4 किस्म के लोग आते हैं जो टीम के हिस्सा होते हैं। सबसे पहले सेफ्टी प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो टीम का हिस्सा आते हैं। वो उस एरिया का सुपरवाइज़र उस टीम में शामिल होता है। उस एरिया का वर्कर, जो एरिया वर्कर उनका वर्कर्स का इंचार्ज है, वो इस टीम में शामिल होता है। और सीनियर मैनेजर जो कंपनी का मैनेजर है वो इस टीम में शामिल होगा। सेफ्टी के प्रोफेशनल्स जो हैं वो तो इस टीम में शामिल होंगे। एरिया का जो सुपरवाइज़र है जिसकी निगरानी में वो एरिया है वो इस टीम में शामिल होगा रिस्क असेसमेंट के दौरान। एरिया के जो वर्कर्स हैं उनका जो है जो ताकि उनके निगरानी में ये की जा सके रिस्क असेसमेंट, उनको पता चल सके कि यहाँ पर कितना रिस्क है और किस तरह का है। तो सीनियर मैनेजर वो भी इस टीम का हिस्सा होता है। इस टीम के ऊपर एक टीम बेस करती है मेजर रिस्क असेसमेंट की। तो उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर है रिस्क असेसमेंट का वो शुरू होता है। उसके 5 स्टेप्स हैं। जो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक मुकम्मल प्रोसीजर है जिसको हम देखते हुए अपने वर्क प्लेस के ऊपर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर अपने जो ख़तरात हैं उनकी जांच पड़ताल करते हैं, उनकी शिनाख्त करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, उनको कम करते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप है, कहता है आइडेंटिफाई ऑल हैज़र्ड एट अ वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस के ऊपर तमाम खतरात हैं उनकी शिनाख्त करना सबसे पहला उसका इस प्रोसीजर का पहला स्टेप है कि एक वर्क प्लेस के ऊपर जितने भी खतरात हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनकी शिनाख्त करना। ठीक है। नंबर 2 पर स्टेप है आइडेंटिफाई करना उन लोगों की जो उससे नुकसान उठा सकते हैं। वो कौन लोग हैं उनकी शिनाख्त करना जो उससे नुकसान उठा सकते हैं और कैसे उसका नुकसान हो सकता है उन लोगों का। नंबर 3 पर आ जाता है असेस द एसोसिएट रिस्क, कि जो हमने हैज़र्ड निकाला है तो उसकी हमने जांच पड़ताल करनी है, उसको जांचना है
कि वो क्या रिस्क है, किस टाइप का रिस्क है, हैज़र्ड है, कौन सी टाइप का हैज़र्ड है। फिर उसको उसके ऊपर उसके मुताबिक सुजेस्ट करने हैं हमने कंट्रोल मेजर्स के, उन पे ऊपर कौन से कंट्रोल मेजर्स करेंगे तो वो रिस्क या तो कम होगा या ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाले कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं इसको हम आगे जाके देखेंगे। अभी सिर्फ स्टेप्स को, अभी हमने स्टेप्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करनी है। तो कहता है असेस द एसोसिएट रिस्क एंड सजेस्ट कंट्रोल मेजर। जो हमने खतरात, जो हैज़र्ड हमने निकाले उनको जांचना और उनके मुताबिक उसके ऊपर उसको सजेस्ट करना है कंट्रोल मेजर्स को। उसके बाद कहता है रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। तो जो भी हमने तलाश की है, जो भी स्टेप्स हमने ऊपर देखे हैं, जो हैज़र्ड देखे हैं, जो हमने देखा है कि कौन लोगों से नुकसान पहुंचाएगा और कैसे पहुंचेगा, जो हमने उसकी जांच पड़ताल की है और जो उसके ऊपर कंट्रोल में यस किए हैं उनकी हमने रिकॉर्ड करनी है, एक उसका फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल के अंदर उन सबको लिखना है और फिर उन सबको इम्प्लीमेंट करवाना है उस वर्क प्लेस के ऊपर कि जो हमने खतरा, जो हमने हैज़र्ड देखा उसके ऊपर हमने जो कंट्रोल में लगाया उसको इम्प्लीमेंट करवाना है कि वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी देखना है। तो आगे रिव्यू अपडेट एज नेसेसरी कि उस जो हमने कंट्रोल मेजर्स किए उनकी रिवाइविंग करनी है कि क्या वो कंट्रोल मेजर्स जो हमने सजेस्ट किए थे वर्क प्लेस के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। उसको अपडेट करते रहना है ज़रूरी तौर पर, जैसे ये जिस तरह ज़रूरी हो। तो चले इनके आगे डिटेल देखते हैं। सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफाई ऑल द हैज़र्ड एट अ वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस के ऊपर हम जो हैज़र्ड है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि एक वर्क प्लेस है उसके ऊपर जितने भी हैज़र्ड हैं हम किस तरीके से उसको देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हैज़र्ड है। तो कहता है सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्क प्लेस के अपने खुद के तौर पर वर्क प्लेस का मुआयना करना, कि आप खुद जाएं वर्क प्लेस के ऊपर, वहाँ पे देखें, वहाँ का मुआयना करें कि यहाँ पे क्या किस तरीके से हो रहा है, कौन सी अनसेफ कंडीशंस में आ रहा है, कौन सा अनसेफ एक्ट्स हो रहा है, कौन से काम यहाँ पर नामनासिब हो रहे हैं। नंबर 2 पे कहता है डिस्कशन विद एरिया वर्कर्स के, वहाँ पे काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ बातचीत करके वो बताएंगे कि यहाँ पे हमें ये मसला फेस आ रहा है, कि हमें ये लग रहा है कि हमें ये वाला है ख़तरा यहाँ पे है, तो वो उस ख़तरे को ख़त्म करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो नंबर 3 पे आप प्रीवियस इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के जो उस वर्क प्लेस के ऊपर पहले वाक़यात हो चुके होते हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को देखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं कि वो उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो यहाँ पर कंट्रोल मेजर्स दिए गए थे क्या वो इम्प्लीमेंट हुए, अगर हुए तो वो किस तरह सही और चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उसको देखना, उसकी रिपोर्ट को देखना, उसके अंदर से हैज़र्ड हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर 3 मैन्युफैक्चरर डेटा के हर एक कोई मशीन भी है, छोटे से छोटे प्रोजेक्ट से लेके बड़ी से बड़ी मशीनरी तक जितनी भी चीज़ें हैं उनके सबका कोई बनाने वाला है, उसको मैन्युफैक्चर करने वाला है। तो वो जो मैन्युफैक्चर करता है वो अपने मुताबिक मशीन को चलाने के तरीक़ेकार, मशीन को कंडीशन, उसकी सेफ कंडीशंस, उसके जो सेफ फैक्ट्स हैं वो मुकम्मल एक डाटा की सूरत में एक पर्ची होती है या उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं मशीन के रिलेटेड, उनके ऊपर लिख के देता है। वो उसको देखें, उसके अंदर से देखें कि उसके मुताबिक जिस तरह मैन्युफैक्चर डाटा के अंदर आपको बताया गया है कि ये वाले काम इस तरह करना है, ये मशीन को इस तरह ऑपरेट करना है, ये चीज़ इस तरह इस्तेमाल करनी है, क्या उसी तरह इस्तेमाल हो रही है, अगर नहीं हो रही तो वो आपका हैज़र्ड है क्योंकि अनसेफ एक्ट हो रहा है, क्योंकि जिसने ये मैन्युफैक्चर किया है, जिसने इस चीज़ को बनाया है, उसने भी जांच पड़ताल करने के बाद अपने कंट्रोल मेजर्स दिए थे। उसके बाद कहते हैं लेजिस्लेशन, जो वहाँ के कानून के मुताबिक जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं कि कानून उनसे क्या रिक्वायरमेंट करता है, उसको देखना कि वाकई वहाँ पे उस चीज़ से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद कहता है टास्क एनालिसिस, के वहाँ पे जो टास्क दिए गए हैं उनके एनालिसिस करके, तो वो एनालिसिस किस तरह है, उसके 5 स्टेप है कि टास्क एनालिसिस कैसे होती है। सबसे पहला सेलेक्ट टास्क, जो हमें काम दिया गया है उसको सेलेक्ट करें, फिर उसके स्टेप्स को रिकॉर्ड करें, फिर उसको इवेलुएट करें हैज़र्ड इन ईच, उसके हर स्टेप के अंदर से उसका खतरे को लदा करें। एक तरतीब है ना, उसको एनालाइज करना, जो टास्क जो काम वहाँ पे हो रहा है उसको उसके पहले हमने देखना कि ये काम हो रहा है, फिर उसके जो जिस तरीके से वो काम हो रहा है उस तरीके को देखने, उनके रिकॉर्ड करने हैं जो भी उसके स्टेप्स हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर से
जो हैज़र्ड है, जो खतरा है, उसको लैदा करना है हर स्टेप के अंदर से, जो भी हमने लिखा। फिर उसके बाद डेवलप करना है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के महफूज तरीके से काम करने का जो प्रोसीजर है उसको डेवलप बनाना है। फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है जो हमने प्रोसीजर बनाया। फिर उसकी निगरानी करनी है। ये होता है टास्क एनालिसिस के। किसी काम को करते हुए उसका अगर हम देख रहे हैं कि उसमें से हैज़र्ड निकालने हैं, तो सबसे पहले हम उसको टास्क उसको देखेंगे कि कौन सा टास्क, कौन सा सरगर्मी और कौन सी एक्टिविटी हो रही है। फिर उसको उसके स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स में रिकॉर्ड करेंगे। फिर हर स्टेप के अंदर से उसके जो अनसेफ जो उसकी कंडीशन या अनसेफ एक्ट हैं, जो हैज़र्ड है उसके अंदर, उसको अलग करेंगे। फिर उसके मुताबिक हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाएंगे। फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, कहता है आइडेंटिफाई करना उन लोगों को जो उससे जिनसे उसको नुकसान पहुंच सकता है, जिन लोगों को, और कैसे पहुंच सकता है ये भी बयान करना। ये स्टेप 2 है रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर का स्टेप 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से लोग इससे नुकसान उठा सकते हैं। अगर किसी वर्क प्लेस के ऊपर ख़तरा होता है तो वहाँ के एरिया वर्कर्स वहाँ से इफ़ेक्ट होंगे। ये वो लोग होंगे जो वहाँ पे इफ़ेक्ट होंगे। एरिया वर्कर्स जो उस एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं वो वर्कर्स इफ़ेक्ट होंगे। नंबर 2 पर सुपरवाइज़र मैनेजर्स जो वहाँ पर निगरान है, उनकी सुपरवाइजिंग चल रही है, जो वहाँ पे उनकी निगरानी कर रहे हैं, वो जितने भी अफराद होंगे उनके नंबर के साथ आगे लिखेंगे कि ये इतने सुपरवाइज़र इफ़ेक्ट होंगे इस ख़तरे से। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, वर्क प्लेस का मुआयना करते हैं। तो उनके आने के दौरान वो ये हिसाब लगा लें कि उस वर्क प्लेस के ऊपर जो भी हासिल करने की कुव्वत रखता है वो उससे इफ़ेक्ट होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो वहाँ के एम्प्लॉयर है, या फिर वहाँ के वर्कर है। उसके बाद क्लीनिंग स्टाफ, वहाँ पे सफाई का जो अमला होता है वो उससे इफ़ेक्ट हो सकता है उस खतरे से। वल्नरेबल जो पीपल है वो इफ़ेक्ट होते हैं। अब वल्नरेबल कौन से पीपल है, इसकी डेफिनेशन देखिए। कहता है लोग जो इस काबिल नहीं होते कि वो आप खुद की हिफाजत कर सके एमरजेंसी के केस में, उनको हम वल्नरेबल पीपल बोलते हैं। कि वो लोग जो एमरजेंसी की सूरत में खुद की हिफाजत नहीं कर सकते, खुद को महफूज नहीं कर सकते। उनकी एग्जांपल उनमें से दिया गया जो फिज़िकल डिसेबल होते हैं, जिस्मानी तौर पर जो डिसेबल होते हैं लोग, काम करने लेकिन अपना उनके अंदर इतनी कुव्वत होती है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो फिज़िकल तौर पर कुछ पाँव से डिसेबल होते हैं, कुछ हाथों से होते हैं, मीन्स कि जिस तरह किसी भी किस्म की आ जाए, तो वो लोग एमरजेंसी के अंदर उस चीज़ों को नहीं कर सकते, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब एक बंदा बह रहा है, वो मशीन पर किसी को काम कर रहा है, एमरजेंसी होती है तो उसको नहीं पता चलता, तो वो वल्नरेबल पीपल में आ गया, उसको फिज़िकल डिसेबल है वो। उसके बाद कहता है ओवर एज पीपल, ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, वो एमरजेंसी में नहीं भाग सकते। ठीक है, वो इसका आ गया कि एमरजेंसी में उन लोगों को भी वल्नरेबल पीपल में रखा गया है कि वो भी एमरजेंसी में अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। नंबर 3 आ गया अंडर एज पीपल, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो देखे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ औरतें जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनके बच्चे छोटे भी होते हैं, उनको वो अपने काम पर लेके जाती हैं, वहाँ पर वो साथ रखती हैं उनको। वहाँ पे कोई ख़तरा है तो उससे वो भी इफ़ेक्ट होंगे, वो भी वल्नरेबल पीपल क्योंकि वो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते इसके अंदर। उसमें कहता है एक्सपेक्टेड वीमन, जो वहाँ पर एक्सपेक्टेड वीमन है, वो जो उम्मीद से होती हैं, वो अगर वहाँ पे काम कर रही हैं तो वो भी इस सूरत एमरजेंसी की सूरत हाल में खुद को महफूज नहीं कर सकती। उसके बाद विजिटर जो है उनको रास्तों का पता नहीं होता है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है, कौन सी रास्ता बाहर को है, तो वो भी इफ़ेक्ट होंगे, उसको भी वल्नरेबल पीपल में इसलिए रखा गया है। तो जो लोन वर्कर हैं, जो अकेले काम करने वाले, मीन्स कि एक मशीन के ऊपर एक वर्कर काम कर रहा है, दूसरा उसे काफ़ी फासले पर कर रहा है, लेकिन अगर एमरजेंसी होती है तो वो एक दूसरे को इतला नहीं दे सकते, तो उनको भी वो भी फिर अपनी एमरजेंसी के अंदर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो उनको भी वल्नरेबल पीपल में रखा गया है। तो देखा आपने कौन से लोग इससे इफ़ेक्ट होंगे, वल्नरेबल पीपल तक एरिया वर्कर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, कॉन्ट्रैक्टर, क्लीनिंग स्टाफ और वल्नरेबल जो पीपल हैं वो इससे इफ़ेक्ट होंगे। आगे कैसे होंगे, अगर वो ख़तरे को फेस करते हैं क्या उनका नतीजा होगा। सबसे पहले कहता है उनको इंजरी हो सकती है। ठीक है, इंजरी हमने देखा, इंजरी था फिज़िकल हार्म था किसी हद दर्जा सीवन के होने की वजह से। तो उसके बाद इलनेस, बीमारी हो सकती है इन लोगों को।
उसके बाद फ़कीर की मौत हो सकती है, उनकी डेथ हो सकती है, ये कोमे में जा सकती है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी को जो डैमेज होता है, प्रॉपर्टी प्रोसेस डैमेज होता है, जो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है उससे ये इफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये स्टेप 2 था जिसके अंदर आपने देखा कि कौन लोग इससे मुतासिर होंगे और किस तरह होंगे। तो चले आगे चलते हैं स्टेप 3 की तरफ के जो है सबसे इसका मेन स्टेप के इसके अंदर हमने जो ख़तरा हमने देखा उसको जांचना कैसे है कि इसकी शिद्दत कितनी है और क्यों खतरा रिस्क क्या था। रिस्क था लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस का कॉम्बिनेशन। तो उसके उसको देखते हुए हम एसोसिएट जो रिस्क है उसको अलहदा करेंगे अपने उस वर्क प्लेस के ऊपर से। तो ये कंट्रोल मेजर्स भी इसके अंदर ही देने हैं। तो ये 5x5 का चार्ट है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर से इसकी ये ली गई है। हम क्या करेंगे, लाइकलीहुड जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्सिक्वेंस के साथ और जो उसका आंसर आएगा उसके मुताबिक हम अपना देंगे वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स। तो लाइकलीहुड जो रेटिंग चार्ट है, अगर ख़तरा बहुत ही किसी भी मतलब एक होता है वर्कप्लेस के ऊपर, आपने किसी हैज़र्ड को देखा, वो हैज़र्ड इतना इफेक्ट नहीं होता उसका, उसके चांस इतने नहीं है किसी वर्कप्लेस के ऊपर, उसके इतने चांस नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। उसको फिर 1 रेटिंग देंगे, बहुत ही हल्का। अगर उसके अंदर थोड़े से चांस हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचाने के, फिर उसको देंगे 2। फिर इसके कहता है नंबर 3 पर कि हो सकता है कि वो नुकसान पहुंचाए। अगर पॉसिबल होता है तो नंबर 3 उसको रेटिंग देंगे। और अगर थोड़ा ज़्यादा होता है कि नुकसान होगा, उसके चांस हैं ये गिरेगा, ये इसका होगा, इसके जो ख़तरा है ये ज़रूर होगा, तो वो आएगा चांस उसके 4 नंबर की रेटिंग में। अगर आपको फुल 100% यकीन है कि ये जो आपने हैज़र्ड निकाला है इससे ये लोग इफ़ेक्ट होंगे, इससे इनको नुकसान हो सकता है, तो उसको 5 नंबर की रेटिंग में रखेंगे। एक रेटिंग दी गई है 5 स्टार तक, 5 पॉइंट्स तक के, इन 5 में से आपने रेटिंग देनी है। तो ये हम देखेंगे आगे, जो चार्ट बना हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस का है उसका भी इसी तरह ही है कि कॉन्सिक्वेंस क्या था, उसकी शिद्दत, उसका लेवल। तो लेवल शिद्दत में जो नुकसान होता है किस सूरतों में होता है, उसमें इंजरी की सूरत में होता है या डेथ की सूरत में होता है, ठीक है। नंबर 1 पर अगर माइनर छोटा सा नुकसान एक चीज़ है, उसके चांस बहुत ज़्यादा हैं, लाइकलीहुड इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके जो नुकसान है वो ना होने के बराबर है। तो वो माइनर मतलब कम रिस्क में रहेगी क्योंकि उसका चांस कम है। तो अगर माइनर है तो 1 नंबर की रेटिंग में आएगा। अगर उससे रेस्ट्रिक्टेड वर्क जो इंजरी है वो, या फर्स्ट एड इंजरी जो अगर वो होती है कि बंदा जाता है फर्स्ट एड लेता है, काम पे वापस आ जाता है, या जाता है फर्स्ट एड लेता है, काम से वापस आता है लेकिन अपना मतलूबा काम नहीं करता कि दूसरा उससे हल्का काम करता है, ये हमारा नंबर 2 की रेटिंग में आएंगी जो इस टाइप्स की इंजरीज़ होंगी। और जो लॉस्ट टाइम इंजरीज़ हैं वो नंबर 3 की रेटिंग में आती है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी होता है वो 4 नंबर की रेटिंग में आ जाती है। और अगर डेथ होती है या मौत होने के नुकसान चांसेस ज़्यादा होती हैं तो उसकी रेटिंग 5 नंबर में आएगी। तो ये थे लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस के रेटिंग चार्ट। तो इसके साथ ये फार्मूला उन्होंने दिया रिस्क का, कि रिस्क को हमें कैसे जांचना है, लाइकलीहुड को मल्टीप्लाई करना है कॉन्सिक्वेंस के साथ, तो हम अपने रिस्क की शिद्दत को और रिस्क के चांसेस को जान सकते हैं कि हम इस कितना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक नहीं है। तो इसके बाद आ जाता है रिस्क रेटिंग चार्ट के जो हमने कॉन्सिक्वेंस और लाइकलीहुड को मल्टीप्लाई किया तो जो उसका आंसर आया 5/5 का चार्ट था, तो उसका मैक्सिमम आंसर उसका 25 रहेगा। 25 से ऊपर इसका आंसर नहीं जाएगा, इसीलिए 5/5 के साथ हिसाब से ही इसका रिस्क रेटिंग चार्ट बनाया गया है। अगर तो आपका जवाब आता है 1 से 2 मीन्स कि आपके जो रिस्क की लाइकलीहुड है वो भी कम है और जो आपका कॉन्सिक्वेंस है वो भी कम है, तो उसका जो आंसर 1 या 2 में आएगा। क्योंकि रेटिंग चार्ट आप उसको जो रेटिंग देंगे वो भी इसी दरमियान होगी, तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेना, उसको चलने देना है, उसमें कोई ख़तरा इतना नहीं है। अगर इसका आंसर 3 या 6 के दरमियान आता है, 3 से 6,
अगर उधर से लाइकलीहुड 2 होता है, कॉन्सिक्वेंस 3 होता है, 3 2 6, लाइकलीहुड 2 होता है या कॉन्सिक्वेंस 2 होता है, 2/2 इज इक्वल टू 4, लाइकलीहुड 3 होता है, कॉन्सिक्वेंस 1 होता है, 3/1। तो 3 से 6 के दौरान जो भी आंसर आएगा उसकी हम मॉनिटरिंग करेंगे, उस सेक्शन उस हैज़र्ड की। ये ऐसे है कि हमने एक हैज़र्ड देखा, उसमें से हमने ये देखा कि ये हैज़र्ड जो है, ये ख़तरा जो है, ये कौन से लोगों को इफ़ेक्ट करेगा और किस तरह करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इसको एसोसिएट, इसको जांचा कैसे जा सकता है कि ये कितनी शिद्दत का, इसका कितने चांसेस हैं इस खतरे के और कितनी शिद्दत है इसकी। तो वो इस रेटिंग्स के ज़रिए उनको जांचा जाएगा। अगर उसका आंसर 3 to 6 आता है तो वो उसको मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर निगरानी करें, उस काम के ऊपर उसको रोज़ाना की बुनियाद पर देखते रहें। जो उसका आंसर आएगा 8 से 12 के दरमियान, तो उस पर एक्शन लेना है हमने 72 घंटों के अंदर अंदर। अगर 8 से 12 के दरमियान रिस्क का आंसर आता है तो, अगर रिस्क का आंसर 15-16 आता है तो उस पर अर्जेंट एक्शन लेना है 24 घंटों के अंदर अंदर। 24 घंटों के अंदर अंदर जो आपने कंट्रोल मेजर्स दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट होना लाजमी है। अगर 20 से 25 कोई आंसर आता है तो जो काम हो रहा है उसको रुकवा दें। ठीक है, जो भी काम हो रहा है उसको बंद करवा दें, जो भी एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है उसको बंद करवा दें। पहले ख़तरे को ख़त्म करें, फिर उसकी दोबारा से रिस्क असेसमेंट करें, फिर उसके रिस्क रेटिंग चार्ट देखें, उसके कंट्रोल मेजर्स पे लगाएं। तो अगर रिस्क काम होता है तो उसको चलने दें, वरना उसको बंद कर दें, उसको काम करने के काबिल नहीं रहता। तो इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल मेजर्स के तो कंट्रोल मेजर के अंदर वो कहता है कि जो फॉलोइंग फैक्टर्स हैं ना, उनको अपने माइंड में रखकर हम सजेस्ट कर सकते हैं अपने कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, अगर जो आपने कंट्रोल मेजर सजेस्ट किया है किसी वर्क के ऊपर, किसी रिस्क के ऊपर, किसी हैज़र्ड के ऊपर, उसके ऊपर अगर टाइम, कॉस्ट और एफर्ट ये कम लग रही है और उसका बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है तो हमारा कंट्रोल मेजर सही है। 3 फैक्टर्स देखने हैं, टाइम, कॉस्ट, एफर्ट अगर कम लग रही है और उसका बेनिफिट बदले में हमें ज़्यादा मिल रहा है तो वो कंट्रोल मेजर हमारा सही होगा। अगर टाइम, कॉस्ट और एफर्ट ज़्यादा लग रही है लेकिन उसका बेनिफिट कोई नहीं आ रहा, ना होने के बराबर या कम आ रहा है, तो वो हमारा कंट्रोल मेजर किसी काम का नहीं है, वो हमारा कंट्रोल मेजर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे कंट्रोल मेजर थे स्टेप 3 के अंदर कि हमने कैसे रिस्क असेसमेंट करनी है, रिस्क के अंदर कैसे हमने खतरे को जांचना है, फिर उसको कैसे बताना है कि ये लोग इससे इफेक्ट होंगे और किस तरह होंगे, फिर उसकी असेसमेंट कैसे करनी है, उसके अंदर से रिस्क को कैसे जांचना है कि इतनी शिद्दत का, इतने चांसेस इसके रिस्क के होने के हैं और इतनी शिद्दत का है। तो फिर उसके रिस्क रेटिंग चार्ट के मुताबिक उसको रेटिंग देनी है, उसके जो आने वाला है आंसर है उसके मुताबिक उस पर एक्शन लेना है। तो उसके बाद जो कहता है कि फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए हमने कंट्रोल मेजर्स का इंतखाब करना है कि ये वाले कंट्रोल मेजर्स हम अपनी हैज़र्ड के ऊपर लगाएंगे तो हैज़र्ड कम हो जाएगा उस एक्टिविटी पे। तो उसके बाद नंबर 4 पर आ जाती है रिस्क कंट्रोल हायरार्की। ये स्टेप नहीं है, ये जो हमने रिस्क कंट्रोल मेजर पढ़े हैं इसी की हायरार्की है कि इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पूरी रिस्क असेसमेंट, जो रिस्क असेसमेंट की मुकम्मल तफसील है, आप अच्छे से इसको जान सकेंगे। ख़तरा हम देखते हैं, उसके अंदर उसको ख़त्म करने के लिए उसको 5 तरीक़ों से ख़त्म किया जाता है, ख़त्म या कम किया जा सकता है। नंबर 1 पर वो कहता है कि या जो काम चल रहा है उसको रोक दिया जाए, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए खतरे को। इससे तो काम नहीं चलेगा, हमने काम भी साथ में करना है, जो हमारे हैज़र्ड है, जो काम से एक्टिविटी चल रही है उसको भी साथ में चलाना है। तो ये कंट्रोल मेजर है तो सबसे ईजी लेकिन सबसे ही बेनिफिशियल नहीं है, बहुत ही बकवास है। उसके बाद कहता है कि सिचुएशन अलहदगी, कहता है कि रिप्लेस कर दें जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हाईली हैज़र्डस चीज़ें हैं कि जिनके होने से रिस्क के चांसेस भी बढ़ रहे हैं और जिनके होने से रिस्क के जो उसकी शिद्दत है वो भी बढ़ रही है। तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे कम जो रिस्क वाली चीज़ें हैं उनके साथ किया जाता है, ताकि इसका जो चांसेस है वो भी कम हो और उसकी जो शिद्दत है वो भी कम हो। तो ये थी हाईली हैज़र्डस थिंग को
लेस हैज़र्डस थिंग से रिप्लेस कर देना, जिसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। नंबर 3 पर जो कंट्रोल है वो कहता है इंजीनियरिंग कंट्रोल है, कि कंट्रोल दैट एज डायरेक्टली इम्प्लीमेंट ऑन हैज़र्ड, के जो डायरेक्ट तौर पर हैज़र्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट करे। वो कंट्रोल जो डायरेक्टली किसी को थ्रू नहीं ना करवाया, ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करे हैज़र्ड के ऊपर, वो कराता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो डायरेक्टली लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करे, वो है अनसेफ सिचुएशन के लिए, अनसेफ कंडीशंस के लिए। ये है अनसेफ फैक्ट्री, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वजह से जो हैज़र्ड पैदा हो रहा है, तो उसको हम रोकने के लिए जो कंट्रोल में ये सजेस्ट करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, कि जो डायरेक्ट तौर पर जाकर लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। नंबर 5 पर है पीपीज़, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सबसे आसान और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाला जो कंट्रोल है वो पीपीज़ है, लेकिन ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें ख़तरा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो सबसे कम यूज़ किया जाने वाला दूसरा है कंट्रोल है। लेकिन पीपीज़ में ख़तरा ख़त्म नहीं होता, लेकिन पीपी सिर्फ रुकावट बनती है हैज़र्ड के दरमियान। हैज़र्ड और जो लोगों के दरमियान कॉन्टैक्ट होने वाला जो होता है, हैज़र्ड से पैदा होता है, उसको रोकती है पीपीज़। तो ये थी 5वीं रिस्क कंट्रोल हायरार्की। ये ओसैस जो हमने देखा था उसकी इसका मैनेजमेंट सिस्टम देखा था हमने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के चैप्टर के अंदर, तो ये उसी के जो रिलेटेड है, उसी की तरफ से ओसैस के जो हैं उसकी तरफ से ये हायरार्की बनाई गई है, कि सबसे पहले कहता है या तो ख़तरा जो यहाँ पे है, ये कंट्रोल होते हैं कि ये हमने कंट्रोल करना है, ये इसके ऊपर एक्शन करना है कि इस खतरे को बिल्कुल ख़त्म कर दें, या इस खतरे को दूसरे कम खतरे वाली चीज़ से रिप्लेस कर दें, या इसके ऊपर जो इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा दें, या इसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगा दें, या पीपीज़ को यूज़ करवाएं, ताकि खतरे के दरमियान खतरे और हैज़र्डस इवेंट को रोका जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिस्क कंट्रोल हायरार्की क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए उसके बाद चलते हैं। कहता है रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, के रिकॉर्ड जो फाइलें बनानी है, वो कहता है कि ऑल इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग हैज़र्ड्स, तमाम अहम जो फाइंडिंग्स हैं, जो हमने तलाश की, जो हमने देखा है, जो हमने तलाश किया है, जो हमने जांचा है, हैज़र्ड खतरात, रिस्क हैज़र्ड्स, रिस्क और कंट्रोल मेजर जो हमने कंट्रोल मेजर सजेस्ट किए हैं, वो भी इतने किस्में इकोनॉमिक होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए, एक लिखी हुई दस्तावेज़ात के ऊपर होनी चाहिए, कि आगे हम इसके फॉर्म को देखेंगे जो जिसके ऊपर ये रिकॉर्ड की जाती हैं। तो देन इम्प्लीमेंट बाय मेकिंग एन एक्शन प्लान, एक एक्शन प्लान बनाने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एक्शन प्लान के अंदर एक्टिविटी होता है, परफॉर्मर होता है, टाइम बाउंड होता है, कि ये सरगर्मी होनी है, इसको इसने परफॉर्म करना है और ये इतने टाइम तक करना है। तो इसके साथ असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क टू स्पेसिफिक पर्सन विद स्पेसिफिक टाइम लिमिट, के एक मखसूस काम जो है टास्क है वो एक मखसूस पर्सन के हवाले करना, और क्या वो एक मखसूस काम के अंदर रहकर उसको मुकम्मल करे, तो वो होता है एक्शन प्लान। कहता है इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल और ईजी एंड इन टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क, कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और आसान है इसके नफाज के लिए। टास्क जो हम देते हैं, ये एक्शन प्लान बहुत ही काम है। तो कहता है रेसिडुअल रिस्क क्या होता है, द रिमेनिंग रिस्क आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल में, ये कि हमने अपने वर्क प्लेस के ऊपर गए, वहाँ पे हमने मुआयना किया, हमने हैज़र्ड फाइंड किए, हमने उसको रेटिंग देखी, उसको असेसिंग किया, उसके लाइकलीहुड को देखा, उसके कॉन्सिक्वेंस को देखा, उसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा रिस्क बना है उसके मुताबिक हमने उसको रेटिंग दी। अब उस रेटिंग को उसको कंट्रोल में ये लगाए ताकि वो जो ख़तरा है वो कम हो जाए। तो उसके बाद वो ख़तरा जो पहले था और वो ख़तरा जो कम हुआ है, इम्प्लीमेंट होने के बाद जो ख़तरा रह जाता है, ये इम्प्लीमेंट होगा ना, आपने कंट्रोल में ये लगा दिया, क्योंकि फिर भी जो ख़तरा बाकी रह जाता है
वो कहलाता है रेजिडुअल रिस्क। कहता है द रिमेनिंग रिस्क आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर इज़ नोन एज रेजिडुअल रिस्क। तो ये था हमारा रेजिडुअल रिस्क। ये आज के जो चैप्टर का रिव्यू में अभी आपको बताऊं, हमने स्टेप्स देखे किसके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के। सबसे पहले हमने रिस्क की डेफिनेशन देखी, उसके अंदर लाइकलीहुड को देखा कि वो क्या है, कॉन्सिक्वेंस ये वो क्या है। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स देखी, उसके जेनेरिक टाइप के मुताबिक भी उसे देखा, मैट्रिक्स टाइप पे देखा और सिनेरियो बेस से ऊपर भी उसकी टाइप्स को देखा। उसके बाद उसके प्रोसीजर पे आ जाती है। तो रिस्क असेसमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन देखी, जिसकी 3 चीज़ें मैंने बताई। हैज़र्ड को तलाश करना, उसको जांचना, असेसिंग करना और उसके ऊपर कंट्रोल में ये सजेस्ट करना। ये हमारा काम है, ये प्रोसीजर का हिस्सा है। उसके बाद वो स्टेप्स पे आ जाए तो 5 मेन स्टेप हैं। तो सबसे पहला स्टेप था कि हमने देखना है, वर्क प्लेस का मुआयना करना है और वहाँ पे हैज़र्ड तलाश करनी है। नंबर 2 पर था कि हमने ये देखना है कि उस ख़तरे से कौन लोग इफ़ेक्ट होते हैं और कैसे होते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर था कि उसको असेसिंग करना है लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस के थ्रू, और उसको रेटिंग देनी है। जो रिस्क है उसके मुताबिक उसको रेटिंग देनी है कि ये माइनर रिस्क है, तो मेजर रिस्क है, बिल्कुल ख़तरनाक रिस्क है। मीन कि जो भी हमने देखे है उसकी रेटिंग के अंदर रेटिंग चार्ट है जो उसके अंदर जो देखी, तो उसके मुताबिक हमने दे दिए अपने कंट्रोल मेजर लगाने के बाद उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म के अंदर ही सब लिखना होता है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म बनाना, इसका एक एक्शन प्लान बनाना। एक्शन प्लान के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। जिसमें सरगर्मी होती है उसका नाम, जिसको उसने परफॉर्म करना होता है उसका नाम, और जितनी देर तक उसको करना होता है उसका नाम। इसके ज़रिए फौरी तौर पर जो है एक मखसूस मुद्दत के अंदर मखसूस काम हम सर अंजाम देते हैं। तो कहता है ये बहुत ही बेनिफिशियल और इजी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क के नफाज के लिए। रेजिडुअल रिस्क की डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि जो रिस्क कंट्रोल में यह लगाने के बाद बाकी बच जाता है उसे हम रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। उसके बाद इसका आखिरी इस प्रोसीजर का जो स्टेप है वो कहता है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। हमने जो रिस्क असेसमेंट की, 1 हफ्ते के बाद उसको रिव्यू करो, डेली बेसिस पे रिव्यू करो। जो आपने टाइम लिमिट दिया वहाँ पे टास्क के अंदर, तो उस टाइम के बाद उसे रिव्यू करो कि वो टास्क जो आपने दिया था वो मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ। उसको जिसने परफॉर्म करना था आपने बेहतर तरीके से उसे परफॉर्म किया कि नहीं किया। उसको अपडेट करते रहो ज़रूरी जैसे की जाए। वो कहता है कि इन इन जो केस हैं, ये वाले जो फॉलोइंग नीचे दिए गए जो केसेस हैं, इनकी चेंजिंग की वजह से ना रिस्क असेसमेंट भी दोबारा रिव्यू होनी चाहिए। जब वर्क प्लेस के ऊपर उस वहाँ पे इक्विपमेंट चेंज हो तो रिस्क असेसमेंट दोबारा से होनी चाहिए। जब वर्क प्रोसेस जो काम करने का तरीका कार है अगर वो चेंज हो तो दोबारा होनी चाहिए। अगर मटेरियल वहाँ का वो चेंज हो तो दोबारा रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए। अगर इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, लोगों की तादाद बढ़ती है या फिर कम होती है तो रिस्क असेसमेंट कम होनी चाहिए। लेजिस्लेशन चेंज, अगर कानून चेंज होते हैं वहाँ के, तो वहाँ पे रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए। मैनेजमेंट अगर सारी की सारी चेंज होती है तो वहाँ पर रिस्क असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेदर चेंज होता है, जैसे गर्मियों की रिस्क असेसमेंट सर्दियों की नस्बत, और गर्मियों की जो रिस्क असेसमेंट हम करेंगे वो और होगी, सर्दियों में जो करेंगे वो और होगी, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो जाती है, हालात चेंज हो जाते हैं। तो इन चेंजिंग की वजह से रिस्क असेसमेंट को वो कहता है रिव्यू होना चाहिए और अपडेट होना चाहिए। तो इसी के साथ ये हमारा प्रोसीजर यहाँ पे मुकम्मल हुआ। और ये अब आगे हम इसके प्रोफार्मे की तरफ, ये हम इसका प्रोफार्मा देखेंगे कि इसके प्रोफार्मे में क्या है और क्या इसके असेसमेंट फॉर्म करते हैं, जो वो उसके अंदर कैसे कैसे कौन से उसके अंदर कॉलम होते हैं, कौन सी रोज़ होती हैं जो हमें फिल करनी होती है और कैसे करनी होती हैं। तो इस फॉर्म को डिस्कस करते हैं। तो चलें, रिस्क असेसमेंट फॉर्म। इसके अंदर सबसे पहले नेम, इसके अंदर जो रिस्क असेसमेंट कर रहा है उसका नेम आएगा। उसके बाद अगले कॉलम में है डेट, ये हमारा रहा असेसर। यहाँ पे है
रिस्क असेसमेंट जो इसने की उसका नेम आ गया। उसके बाद ये खाना हमारा है डेट का, इसके अंदर हमने अपने डेट को लिखना है। उसके बाद जितने टाइम पे हम उस शुरू कर रहे हैं अपनी रिस्क असेसमेंट वहाँ का टाइम नोट करना है, और जिस एरिया के ऊपर हम अपना काम शुरू कर रहे हैं उस एरिया का नाम लिखना है। तो वर्क एरिया जो इसके ऊपर उसने लिखा है कंस्ट्रक्शन साइट है फला फला प्रोजेक्ट की। तो उसके बाद है टास्क जो हमें मिला है कि हम कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर किस चीज़ का, वहाँ पे क्रेन लगी है क्या उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे लिफ्टिंग हो रही है क्या उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे कोई खुदाई हो रही है क्या उसकी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की जो टास्क हमें दिया होता है जिसकी हमने रिस्क असेसमेंट करनी है वो उसको इस पर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसका कॉलम आता है कि व्हाट इज़ हैज़र्ड। जैसा कि हमने इसके प्रोसीजर के स्टेप के अंदर देखा कि सबसे पहला था कि हमने तलाश करना कि ख़तरा क्या है, क्या हैज़र्ड है वहाँ पे, वो यहाँ पे लिखना है। कह रहा व्हाट इज़ हैज़र्ड, क्या ख़तरा है, स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 2 था इस खतरे से कौन लोग इफ़ेक्ट हो गए, ठीक है, नुकसान उठाएंगे, और जो लोग नुकसान उठाएंगे वो कैसे उठाएंगे, समझ आई। हाउ टू हु पीपल्स हार्म मे बी हार्म आर एंड हाउ। उसके बाद कहता है कि उसके ऊपर पहले कौन सा कंट्रोल लगा हुआ है ये बताना है उसने। स्टेप 1 था हमारा खतरा क्या है, स्टेप 2 आ गया कौन भी लोग उससे नुकसान उठा सकते हैं और कैसे उठा सकते हैं। उसके बाद आ गई असेसिंग कि पहले इसके ऊपर कौन सा कंट्रोल लगा हुआ है, कि पहले पीपीस लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई इंजीनियर कंट्रोल लगा है, कोई सुपरविजन हो रही है, एवरीथिंग जो भी है। उसके बाद हमारी नंबर स्टेप 3 आ गई असेसिंग रिस्क वाली, के रिस्क को हमने असेस करना है। तो ये आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले एक खाना लिखा हुआ है L4 है लाइकलीहुड। कि लाइकलीहुड के मुताबिक हम ये बताएंगे कि जो हमने ख़तरा देखा जिससे कि हम जांच कर रहे हैं, जिसके असेसमेंट कर रहे हैं, इस खतरे के जो शिद्दत है वो नहीं, सॉरी शिद्दत नहीं, इस खतरे का जो चांस है वो कितने % है इसके होने के। ठीक है, C4 सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस जो इसकी शिद्दत है, कि जो हमने खतरा देखा उसकी शिद्दत क्या है, कि अगर वो नुकसान करता है कितनी शिद्दत का नुकसान करेगा। ठीक है, इसको भी हमने हायरार्की, जो हम थोड़ी हायरार्की कह रहा हूँ, जो हमने चार्ट देखे उसके थ्रू इसको देखना है। उसके बाद इसका रिस्क हमने लिखना है कि कितनी रिस्क रेटिंग है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रिस्क निकल आएगी R=L × C। ठीक है, 5 दिन 15, ये 15 इसकी रेटिंग निकली। 15-16 का क्या था कि उसको इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया जाए 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, इसके ऊपर फिर जो एक्शन लिया जाएगा वो एडिशनल कंट्रोल जो आप सजेस्ट करेंगे, जो आप कंट्रोल में ये लगाएंगे वो यहाँ पर आएगा कि आपने क्या कंट्रोल में ये लगाया। ठीक है, आप जो कंट्रोल मेजर है, कंट्रोल हायरार्की को देखकर एलिमिनेशन का कंट्रोल मेजर लगा रहे हैं, आप दूसरा सब्सट्यूशन का कंट्रोल मेजर लगा रहे हैं, या फिर आप पीपीस का कंट्रोल मेजर लगा रहे हैं, या इंजीनियरिंग कंट्रोल को लगा रहे हैं, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स लगा रहे हैं, उस हायरार्की के मुताबिक जो आप कंट्रोल लगाएंगे उसको यहाँ लिखना तफसील के साथ कि ये हम कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो उसके बाद रेजिडुअल रिस्क जो हमने लास्ट पे उसकी डेफिनेशन देखी, तो उसके बाद कहता है कि जो रिस्क बाकी बचा उसकी रेटिंग आप बताएं। ठीक है, हमने जो अपना कंट्रोल दिया वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो लाइकलीहुड को कम कर रहा है या कॉन्सिक्वेंस को कम कर रहा है। ठीक है, दोनों में से किसी एक चीज़ को वो कम करेगा, या हो सकता है दोनों को कम करे। ऐसा कंट्रोल भी बास टाइम होता है, लेकिन ज़्यादा कंट्रोल ऐसे होते हैं जो या तो लाइकलीहुड को कम करते हैं या कॉन्सिक्वेंस को कम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो उसने एग्जांपल दी हुई है इसके अंदर वो लाइकलीहुड को कम कर रहा है, लाइकलीहुड उसका 1 रह जाएगा, और जो कॉन्सिक्वेंस है ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। खतरा कभी भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ चांस, कुछ ना कुछ की शिद्दत। अगर उसके चांस ख़त्म होंगे तो उसकी शिद्दत सामने होगी कि ये अगर होता तो इतनी शिद्दत का होगा। अगर उसके शिद्दत कम होगी तो उसके चांसेस का ज़्यादा ख़तरा होगा कि इतनी,
अगर होता भी है तो उसकी शिद्दत नहीं होगी, कोई कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक है। उसके बाद हमने कॉन्सिक्वेंस उसका चेक करना है। कॉन्सिक्वेंस उसने उतना ही रखा क्योंकि कॉन्सिक्वेंस जो उसने कंट्रोल में ये लगाया उसके मुताबिक वो नहीं कम हो रहा, सिर्फ उसकी जो शिद्दत, उसका जो चांस है वो कम हो रहे हैं। तो इसकी जो रिस्क की रेटिंग आई, रेजिडुअल रिस्क जो बच जाने वाला उसका रिस्क है, उसकी जो रेटिंग है उसकी वो रह गई 5। तो 5 का क्या था, नो एक्शन या मॉनिटरिंग, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं जो दो खाने दिए हुए हैं, ये है जो हमने देखे टास्क, जो सॉरी टास्क का जो हमने देखा कि जो हम टास्क देते हैं वो टास्क एनालिसिस जो करते हैं, तो उसके अंदर 3 चीज़ें हमने देखी कि जो हम एक्टिविटी जो हमने कंट्रोल में ये लगाया वो ये लिखेंगे कि उसको किसने मॉनिटर करना है, वो उसको किसने इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। उसके बाद उसको टाइम लिखेंगे कि उसने कब तक करवाना है इसको, ठीक है। सरगर्मी तो लिख दी एडिशनल कंट्रोल के अंदर कि ये काम होना है, तो आगे ये लिखना है कि किसने इसको करना है और कब तक करना है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि यहाँ पर ये AS के माज है, उसने 22 दिसंबर 2018 को अपनी रिस्क असेसमेंट की, 2:54 पर उसकी रिस्क असेसमेंट थी। तो कंस्ट्रक्शन साइट थी उसकी, किसी भी नाम से प्रोजेक्ट है जो, तो उसका जो टास्क था वो था कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ सच एज डिगिंग, खुदाई का काम था। इसके तौर पर सिविल वर्क हो रहा था, मैकेनिकल वर्क हो रहा था, हॉट जॉब से कटिंग हो रही थी UTC। कहता है व्हाट इज़ हैज़र्ड, सॉरी हैज़र्ड वहाँ पे क्या था, कहता है फॉल हैज़र्ड वर्क एट हाइट, के हाइट पे काम हो रहा है, वहाँ पे गिरने का जो खतरा है हैज़र्ड है वो उसने वहाँ पे फाइंड किया। उसके बाद उसने नुकसान, उसने बताया कि इससे कौन नुकसान होगा, उससे सुपरवाइज़र नुकसान होगा। अगर वो नीचे निगरान फिर रहा है, ऊपर हाइट पे काम है, तब वो उस पर इफेक्ट होगा। 5 वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो इससे इफेक्ट होंगे। HSE का सुपरवाइज़र है वो उससे इफेक्ट होगा, ठीक है। कहता है कौन कैसे होंगे, ए पर्सन में फॉल फ्रॉम हाइट एंड रिजल्ट इन पर्सनल इंजरी, कि एक शख्स जो हाइट से नीचे गिरेगा वो पर्सनल इंजरी के नतीजे में उस होगी, उसको पर्सनल इंजरी हो जाएगी। इंजरी 4 किस्म की थी, उसे किसी किस्म की भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। उसके जो चांस हैं गिरने के वो इतने भी ज़्यादा नहीं है और इतने कम भी नहीं है कि वो गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है। कहता है वर्कर्स यूजिंग फुल बॉडी सेफ हार्नेस है, कि जो वर्कर्स हैं वो हार्नेस जो है ना वहाँ पे सेफ्टी हार्नेस है वो यूज़ कर रहे हैं। ये एक PP है, इसके बारे में हम आगे जाके तफसील से देखेंगे, ठीक है। ये समझ आ गई। पहला उसने हैज़र्ड निकाला, फॉल हैज़र्ड हाइट से गिरने का, कि हाइट से गिर सकता है। उसके बाद उसने ये बताया कि कौन कौन इससे इफेक्ट होगा और कैसे इफेक्ट होगा, और फिर उसके बाद उसने बताया कि उसने वहाँ पे क्या उसने पहले से कंट्रोल लगे हुए हैं। तो वो कहता है कि सेफ्टी हार्नेस यूज़ किया जा रहा है, उसकी शिद्दत या ज़ाहिर सी बात है हाइट से बंदा गिरेगा तो उसे FTI तो नहीं होगी, सॉरी FAI तो नहीं होगी, फर्स्ट एज इंजरी तो नहीं होगी, लॉस्ट टाइम इंजरी तो नहीं होगी, वर्क रेस्टेज इंजरी भी नहीं होगी, उसको होगी मेडिकल जो MTI है, मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी। तो वो तुम्हें आपको पता है हॉस्पिटलाइज कर देती है, वो आपको कोमा में भी लेके जा सकती है, आपको डेथ की तरफ भी लेके जा सकती है। तो इसलिए उसकी शिद्दत 5 लिखी गई है कि डेथ भी हो सकती है। चांस उतनी है लेकिन सॉरी शिद्दत उतनी है लेकिन चांस थोड़े से कम है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको होता है 15 के ऊपर है, इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो उसके बाद कहता है कि इसको प्रोवाइड करें प्लेटफॉर्म विद गार्ड्स रेल एंड मिड रेल आल्सो मूव फ्रीली एट हाइट। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आगे ये चीज़ें क्या है, हमारा स्कैफ फोल्डिंग का जो एक चैप्टर होने वाला है उसके अंदर इसको तफसील से देखेंगे। कहता है उसको मुहैया कीजिए, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दें और वहाँ पे जो गार्ड रेल्स हैं मिडल वाला उसको इस तरह रखा जाए कि वो फ्री तौर पर मूव कर सके इधर से उधर। उसके बाद क्या बैरिकेड द एरिया प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर्स, तो जो वहाँ ऊपर का एरिया हाइट का उसको बैरिकेड कर दिया जाए, ठीक है। नीचे का जो एरिया जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे चीज़ें अगर गिरती हैं तो वो कम हो जाए, ठीक है। उसके जो चीज़ सब कुछ हैं उसका वो कम कर दिया जाए। तो उसके बाद उसने जाहिर सी बात है जब उसने रिस्क उसका कंट्रोल में ये दिया उसको, तो उसके अंदर हमारा जो चांस है एक मुकम्मल एरिया
एक मुकम्मल उनको ऊपर का जो हिस्सा है वो सेफ मिल जाएगा, तो उसके बाद जाहिर सी बात उसका जो लाइकलीहुड, उसका जो चांस है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। लेकिन उसकी शिद्दत अगर वो फिर भी गिरता है तो फिर भी मरेगा, क्योंकि उसकी शिद्दत उतनी है। ठीक है, उसका जो रिस्क असेसमेंट रहा 5 रहा, 5 के ऊपर था नो एक्शन, या सॉरी 1 to 4 नो एक्शन था। आगे जो 5 to 8 था वो था उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाए, तो इसको मॉनिटर किया जाएगा। कौन इसको मॉनिटर करेगा? वहाँ पे सुपरवाइजर इसको मॉनिटर करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक काम ख़त्म नहीं होता वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरह के रिस्क असेसमेंट बनते हैं। अगर उसने इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड लिखा कि वहाँ जो बिजली का हैज़र्ड है उससे कौन इफेक्ट होगा? जो वर्कर वहाँ पे काम करे वो इफेक्ट होंगे। ठीक है, कैसे इफेक्ट होंगे? इलेक्ट्रिसिटी के लगने से इफेक्ट होंगे और मर भी सकते हैं। ठीक है, जो उसके बाद कहता है कि उसके ऊपर कंट्रोल क्या है? उसके ऊपर कंट्रोल ये है कि उसको किसी साइट पर उससे फासला थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। लेकिन अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी का हैज़र्ड है ना, इसकी शिद्दत उतनी, अगर वो आपको फिर भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है ना, आपने इलेक्ट्रिसिटी से बचना है। इलेक्ट्रिसिटी जो आपको ना उसने आपसे आपको नहीं बचाना, आपने उससे बचना है। और उसकी इसलिए शिद्दत उतनी रहेगी जितनी वहाँ पर है। ठीक है, और उसके जो चांसेस है उसे हम उसको कम कर सकते हैं, उसके शिद्दत को कभी कम नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट के जो उसका कॉन्सिक्वेंस रहेगा उसकी वो एक ही रहेगी। उसका जो चांसेस हम कम कर सकते हैं उसे बिल्कुल कम किया जा सकता है। तो इसी को मुताबिक रखते हुए हमने अपना एडिशनल कंट्रोल बियर देना है, और फिर उसकी जो निगरानी करनी है, किसने करनी है वो बताना है, और कब तक करनी है ये बताना है। तो ये हमारा रिस्क असेसमेंट का जो फॉर्म है यहाँ पे ये क्लियर होता है। अगर आपको रिस्क असेसमेंट फॉर्म की अभी भी समझ नहीं आई कि ये किस तरह पूरा किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो आप मुझसे पर्सनल तौर पर यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकती हैं। आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये सब आप लोगों के बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप लोग इसको समझ सकें, आप अपने इल्म में इजाफा कर सकें। और यहाँ पर मुकम्मल चैप्टर्स के भी अब कल का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। ये रिस्क असेसमेंट था खतरे से पहले की। हमने जो टाइप्स देखी थी मॉनिटरिंग की, 2 टाइप्स है, एक डायरेक्ट मॉनिटरिंग, एक्टिव मॉनिटरिंग और रिएक्टिव मॉनिटरिंग। ये रिस्क असेसमेंट एक्टिव मॉनिटरिंग है कि खतरे से कोई इंसिडेंट होने से पहले जो की जाने वाली मॉनिटरिंग है। अब उसके खतरे के होने के बाद जो हम लोग करेंगे मॉनिटरिंग वो होगी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के। खतरा हो गया, अब उसके पास हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो रिएक्टिव मॉनिटरिंग में आएगी। तो इसी के साथ पिछले लेक्चर भी आपको साथ में रिवाइज होते जाएंगे कि हमने जो चीज़ें पढ़ी वो आगे कैसे यूज़ होनी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको आज के टॉपिक में ज़रा सी भी समझ ना आई हो, कहीं से भी समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, आपको आपके क्वेश्चन का मुकम्मल आंसर मिलेगा। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट हसनैन अफजल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, आस्किंग योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। मर्जी है यार, नहीं करना तो ना करो। तब अल्लाह हाफिज़।